एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह सागर मार्ग पर स्थित एकलव्य विश्वविद्यालय में एक नेशनल सेमिनार का आयोजन किया जाना है। इतिहास को लेकर आयोजित होने वाले इस नेशनल सेमिनार का आयोजन 5 एवं 6 अगस्त को किया जाएगा। इसको लेकर के एकलव्य विश्वविद्यालय की कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया ने जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट एसीएन न्यूज़। इसे सही परिप्रेक्ष्य में उसका आकलन हो सके, उसे लिखा जा सके, उसे पाठ्य पुस्तकों में समाहित किया जा सके, इस दृष्टि से अखिल भारतीय इतिहास अध्ययन योजना काम करता है। और एकलव्य विश्वविद्यालय को यह अवसर मिला है कि हम उनके साथ मिलकर इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन करें। इसमें लगभग 150 विद्वान भाग ले रहे हैं और इसका जो विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास लेखन। इतिहास लेखन कैसे हो, कैसा इतिहास लेखन होना चाहिए, मेरे देश के गौरव पुरुष कौन होने चाहिए, मुझे पाठ्य पुस्तकों में क्या पढ़ाया जाना चाहिए जिससे मुझे अपने देश पर गौरव हो। अतीत इतिहास इसलिए होता है कि हम अतीत की गलतियों से सीखें और भविष्य में उन गलतियों को दोहराए नहीं। इसलिए इतिहास है मनुष्य के क्रियाकलापों का सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आर्थिक जो भी उसने अपने किया है पिछले 1000 वर्षों में से, उन सब का लेखा जोखा, उन सब का ब्यौरा देना इतिहास है, उनको रखना। ऐसा कहा गया। विदेशी इतिहासकारों ने सिद्ध करना चाहा कि भारतीयों को इतिहास लिखने की समझ नहीं थी, कि भारतीयों को इतिहास लेखन नहीं आता था, कि भारतीय लोग जो भी भारतीयों ने करा वो सब कपोल कल्पित था। आपके वेद गडरियों के गीत थे, दे वर शेपर्ड सॉन्ग्स, ऐसे गुनगुना लिए। क्रिश्चियनिटी में मोसेस के 10 कमांडमेंट्स का जिक्र आता है, 10 कमांडमेंट्स, और कहा जाता है कि उस पहाड़ी पर उनको रिवलेशंस हुए। रिवलेशंस मतलब उनको जैसे आभास होता है, उनको देखा गया, समझा गया। तो वेदों की ऋचाएं श्रुत हैं। कहते हैं कि वेदों की ऋचाएं गूंजती थी और ऋषि मुनि उनका श्रवण करते थे। हमारा सारा वैदिक ज्ञान जो है वो श्रुत है। श्रुत परंपरा से सुनकर, श्रवण करके आगे की पीढ़ियों को हस्तांतरित किया गया। इसका अर्थ ये नहीं है कि भारत में लिखना नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं था कि भारत को इतिहास लेखन नहीं आता था। उस देश में जहाँ लोग कर्म करके भूल जाने की बात है, वहाँ उन्होंने बहुत सी बातों को महत्व दिया नहीं। लेकिन जिन्होंने लिख दिया, जिन्होंने नहीं लिखा, अब पुराणों को विदेशी इतिहासकारों ने कपोल कल्पित कथाएं बता दिया। अब पुराणों में हमारे राजवंशों की 20-20 पीढ़ियों की वंशावलियां दी हैं और वो सब सही है। काल निर्णय जो ये संगोष्ठी है, 5-6 बिंदुओं को लेकर है कि इतिहास के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जो प्रस्तुत किया गया है हमारे बच्चों के सामने, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वही भारत का इतिहास है? क्या आप सब में से मालूम है किसी को कि भारत देश का नाम किस भारत के नाम पर पड़ा? बता सकता है कोई मालूम है किसी को? भारत का नाम कौन से भरत के नाम से पड़ा भारतवर्ष? हमको मालूम है, हमने कभी पढ़ा था, हमने भी पढ़ा था, दौष्यंती पुत्र, शाकुंतल पुत्र भरत के नाम से। नहीं, गलत है बिल्कुल। 27 पुराण ये सिद्ध करते हैं कि भारतवर्ष का नाम नाभिराय के पुत्र, ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जो षटखंड पृथ्वी के मालिक थे, उनके नाम से भारतवर्ष कहलाया। जो उसके पहले उनके दादा जो नाभिराय थे, अजनाभ वर्ष कहलाता था उनके नाम से। और नाभिराय इस मनवंतर के 14वें कुलकर थे। 14वें कुलकर माने 14वें मनु थे। उनके पुत्र थे ऋषभदेव, जो प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे। उनके पुत्र थे भरत चक्रवर्ती, जिन्होंने षटखंड पृथ्वी को जीता। लोग कहते हैं, ब्रिटिश इतिहासकार सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि भारत को एकता पता ही नहीं थी, भारत को अखंडता पता ही नहीं थी, भारत को तो अंग्रेजों ने आके एक किया। ठीक है, बीच के समय में खंड हुआ, लेकिन जब तो वे सो के भी नहीं जागे थे।
जब भारत में चक्रवर्ती का कॉन्सेप्ट की जबकि अवधारणा आई, एक शासक के नीचे सारी पृथ्वी हो, सारे हो, जिससे देश की रक्षा हो सके, ऐसे अखंड उसको। और घोड़ा चलता था, अश्वमेध यज्ञ होते थे, घोड़ा चलता था, आगे आगे राम जी ने भी किया, उसके बाद और लोगों ने भी किया। चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के समाप्ति के बाद सातवाहन वंश में पुष्यमित्र शुंग के बेटे पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, जिन्होंने सांची का स्तूप बनवाया, अग्निमित्र ने। तो ऐसे चक्रवर्ती की कल्पना भारत में अनोखी नहीं है। और जिस समय कहा जाता है कि जिस समय भरत चक्रवर्ती वृषभांचल पर्वत पर लिखने गए नाम, कि उस शिला पर नाम लिखने अपना, तो उन्होंने देखा शिला पर नाम लिखने की जगह नहीं, इतने चक्रवर्ती हुए। तो भारत में अखंड भारत की कल्पना, मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था आप लोगों को मालूम है। इतिहास की पुस्तकें हमारी कहती हैं, हमें नहीं पता चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था। हो सकता है बौद्ध हो सकता है हिंदू हो सकता है ब्राह्मण हो, क्या हो। चंद्रगुप्त मौर्य जन्मना जैन था। चंद्रगुप्त मौर्य की इतिहास में वह ऐसा शासक था, अंतिम मुकुटबद्ध राजा था, जो केवल 22, 23, 24 वर्ष शासन करने के बाद दिगंबर जैन दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में उसने संलेखना के साथ समाधि मरण किया, दिगंबर जैन मुनि होकर। इतने अखंड साम्राज्य का स्वामी, जिसके आगे जाने कितने पूरे देश भर के साम्राज्य के राजमुकुट उसके सामने झुकते थे, वह पल भर में त्याग कर साम्राज्य चला गया, बिंदुसार को महाराजा बना दिया। और अशोक भी पहले जैन था, बाद में उसने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि उसकी पुत्री विदिशा के एक श्रेष्ठी की पुत्री थी, और उससे उसका विवाह, उसकी पत्नी, उसका विवाह हुआ था अशोक का। और उनके जो उससे जो पुत्र पुत्री हुए संघमित्र और महेंद्र, उनको उसने जब कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया, उनके कहने से फिर उसने महेंद्र और संघमित्रा को विदेशों में भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन इतिहास की पुस्तकें हमें साफ नहीं बताती कि चंद्रगुप्त मौर्य इस देश का सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठतम, सर्वाधिक वीर प्रतापी राजा चंद्रगुप्त मौर्य, जहाँ से भारत का लिखित इतिहास प्रारंभ होता है, वो जैन था। तो इन सब विकृतियों के लिए हमें ये नहीं मालूम हमारे देश का नाम क्या है, हमें ये नहीं मालूम कि इस देश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। मैं किसको सही मानूं, मेरा बच्चा क्या पढ़े, वो ये पढ़े कि अकबर महान था, कि वो ये पढ़े कि शिवाजी महान था, महाराणा प्रताप महान था, जो अपने राज्य की रक्षा करना चाहता था। और अकबर राष्ट्रीय शासक हो गया, और वो बाहर से विदेशी आया हुआ हो गया महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप महान है कि अकबर महान है? तो अकबर महान पढ़ रहे हैं हम, आक्रमणकारियों के द्वारा लिखा हुआ इतिहास पढ़ रहे हैं। इन विकृतियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए हम क्या किसको माने, औरंगजेब को अच्छा माने कि हम उसको माने? किसको बोलिए? औरंगजेब के सामने कौन था, सबको मालूम है। शिवाजी, जिन्होंने हिंद पातशाही के साम्राज्य की नींव डाली, छत्रसाल को महान माने कि औरंगजेब को महान माने? मेरे गौरव पुरुष क्या है? मेरे देश के गौरव पुरुष कौन हो सकते हैं? मेरे देश के महान पुरुष कौन हो सकते हैं? बाबर नहीं हो सकता, अकबर नहीं हो सकता, औरंगजेब नहीं हो सकता। मेरे देश के गौरव पुरुष वो हैं जिन्होंने अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। मेरे देश का स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विकृत है। कहते विद्रोह करा, अरे विद्रोह नहीं, स्वतंत्रता संग्राम था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन था। तो ये जो विकृतियां आई हुई, मैक्स मिलर ने जिस समय मैकाले ने ये पूरा एक फरमान से ये किया कि पूरे विद्यालयों में भारत के जितने भी शिक्षा के मंदिर हैं, उन सब में गुरुकुल सारे बंद कर दो, सब जगह अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। भारत में उस समय 20 लाख से ज़्यादा गुरुकुल चलते थे, और गुरुकुल हर गांव की आवश्यकता को पूर्ण करते थे। और आज हम इतने सारे स्कूल खोलने के बावजूद भी कितने बच्चे अनपढ़े रह जाते हैं, उस समय नहीं रहता था। भारत में उस समय शिक्षा का स्तर विश्व के श्रेष्ठतम शिक्षा का स्तर था, उसका उतने प्रतिशत भारत का शिक्षा का स्तर था। लेकिन मैकाले ने एक नियम से बोले, अगर भारतीयों को कैसे राज्य किया जाए। हम वेदों का अध्ययन मैकाले ने और मैक्स मिलर ने इसलिए किया कि भारत पर राज कैसे किया जाए। वेदों का अध्ययन इसलिए किया, लेकिन उसे वेदों का महत्व समझ में आया। तो इनकी संस्कृति से इनको वंचित कर दो, इनकी संस्कृति हीन बता दो। किसी देश में ऐसा इतिहास है, किसी देश के इतिहासकारों ने अपने देश के साथ इतनी गद्दारी की है कि हम अपने को जूते मारे, अपने को हीन बताएं,
अपने को असभ्य बताएं। 6वीं 7वीं की किताब में NCERT की किताब, जो राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद की किताबें होती हैं, उन किताबों में लिखा हुआ है सिविलाइजिंग द नेटिव्स। सिविलाइजिंग द नेटिव्स, हम कौन है? नेटिव। हम कौन है? नेटिव्स। और इंडियन का अर्थ क्या है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में बारबरिक, असभ्य, बर्बर और असभ्य, तो हम बारबरिक। अंग्रेज हमें बता रहे हैं कि हम बारबरिक के, भारतीय लोग असभ्य थे, बर्बर थे, उनको कुछ नहीं आता था, गंवार थे, और ये सांप सबूरा का देश था केवल। वो भारत जिसने शून्य की खोज की, वो भारत जिसके आज के खगोल शास्त्र के अध्ययन के आधार पर, जब हम इतने सैटेलाइट्स और इतने हम वो छोड़ रहे हैं, यान छोड़ रहे हैं, जब हम खगोल शास्त्र की गणना करके भारत के रामायण में, जो रामायण में राम जी के जन्म के समय वाल्मीकि ऋषि ने ग्रह दशा दी है, उन ग्रहों के हिसाब से हम काल निर्णय कर सकते हैं कि कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह किस समय किस पोजीशन में था। राहुल राखियाँ स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। राखियों में है दम, दिल्ली मुंबई से है रेट कम। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी, दमोह ब्रांच सत्कार होटल के नीचे। राहुल राखियाँ।